मन का स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य के लिए कारण बन जाता है और शरीर का स्वास्थ्य कार्य हो जाता है, और कभी शरीर का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य के लिए भी कारण हो जाता है, और फिर मन का स्वास्थ्य कार्य हो जाता है। जब हम इष्टोपदेश पढ़ते हैं उसमें 2 श्लोक आते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ठीक इससे विपरीत दूसरे श्लोक में आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। पहले श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, अर्थात उत्तम आत्म तत्व में जब जब हमारा मन लगने लगता है, रुचिकर लगने लगता है, उस ओर हमारी दृष्टि आने लगती है, आत्म भावना जागृत होने लगती है, आत्म स्वभाव के निकट जब हम आने लगते हैं अथवा उसे चाहने लगते हैं आत्मा को, तो जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर हो जाती है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव आता है। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। उस व्यक्ति को फिर पंचेंद्रियों के विषय जो हैं वो रुचिकर नहीं लगते। भले ही बड़ी आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ उसके पास होता है, धन है, वैभव है, शरीर है, सुविधाएं हैं, भोजन पानी, पहनना, ज्वेलरी, गाड़ियाँ, सब कुछ है, भोगने योग्य शरीर भी है, शरीर भी पुष्ट है, निरोग है, कोई परेशानी नहीं है, और वह युवा उम्र में है, बूढ़ा भी नहीं हुआ है, और पुण्य उदय से उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। सब कुछ होते हुए भी उसे वह रुचिकर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका मन आत्म तत्व में लगने लगा है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं जब हमें आत्म तत्व अच्छा लगने लगता है तो ये आत्म तत्व में जो रुचि कारण बन जाती है और उसका कार्य हो जाता है, संसार, शरीर और भोग उसे अरुचिकर लगने लगते हैं, यानी उससे उसे उदासीनता आने लगती है, या यूं कहें संसार से उसका राग घटने लगता है। कब घटने लगता है? जब आत्मा से राग बढ़ने लगता है। तो जो आत्मा उसको चाहने लगता है, संसार की चाहत उसकी छूट जाती है। पहले श्लोक में आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में ठीक इससे अपोजिट कह रहे हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। अर्थात जब इंद्रियों के विषय हमें अच्छे नहीं लगेंगे तब हमारी रुचि आत्मा की ओर जागृत होगी। अर्थात इंद्रियों के विषयों से मुख मोड़ना, सांसारिक सुविधाओं से ऊपर उठना अथवा इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल कर लेना, संयमित हो जाना, तो जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, यानी इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठने की कोशिश करने लगता है, तो ये इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना कारण हो जाता है, और कार्य क्या नजर आता है? तब कहीं जाकर के उसकी रुचि आत्मा की ओर बढ़ती है। संसार से राग घटेगा तो आत्मा और प्रभु से राग बढ़ेगा। यहाँ पर यह कह दिया, पहले श्लोक में कहा प्रभु और आत्मा से राग बढ़ेगा तो संसार से राग घटेगा। दोनों एक दूसरे के लिए कारण और कार्य हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे मन और तन के साथ भी होता है। जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा रहता है, तो हमारा मन भी बड़ा
धर्म में लगता है ना। आप फिट हो तो आप अच्छे से जाप दे सकते हो, सामायिक कर सकते हो, और फिजिकली फिट न हो, बीमार हो, तो जाप देने बैठो, सामायिक ध्यान करने बैठो, तो मन शरीर की ओर ही भागता है, प्रभु की ओर और आत्मा की ओर नहीं आता। ठीक इससे वाइजा वर्सा, जब हमारा मन मजबूत होता है तो हमारा तन मजबूत रहता है। मन अच्छा रहता है तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन दुर्बल नहीं सबल होता है, मन आनंद से भरा हुआ होता है, मन वर्तमान में रहने वाला होता है। तो जो व्यक्ति जितना माइंडफुलनेस से रहता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या आ जाता है, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होता है, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट होना चाहिए, और उस एक विशेष बात, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, सही नींद होना चाहिए। जिसकी नींद सही होती है वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, और जिसकी नींद सही नहीं रहती है वह शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगता है। अब सही नींद की डेफिनेशन क्या है, आर्ट ऑफ स्लीपिंग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग होता है ना, ऐसे ही आर्ट ऑफ स्लीपिंग भी होता है। यानी हमें सही निद्रा लेने की कला आनी चाहिए। तो सही निद्रा क्या कहलाती है, कैसे ली जाती है, और सही निद्रा के अभाव में क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, थोड़ा सा आज उसे समझ लें। क्योंकि नींद प्रॉपर होगी तो हमारा परिणाम भी अच्छा रहेगा, और नींद सही नहीं होती है तो क्या क्या शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां होती हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है, रिसर्च किया गया है। आज उस विषय को हम आपके सामने रखते हैं। हमारी नींद एक प्रॉपर सर्कल को, एक साइकिल को फॉलो करती है। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक जैविक घड़ी होती है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप ऑटो मोड में हमेशा कार्यरत रहती है। तो जिसकी बायोलॉजिकल क्लॉक अर्थात सर्कैडियन रिद्म प्रॉपर होती है, ऐसा व्यक्ति सही प्रकार से नींद भी लेने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, ऐसे व्यक्ति की भूख भी बड़ी अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थकता भी जल्दी नहीं है। देखना, और जिसकी यह सर्कैडियन रिद्म गड़बड़ा जाती है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है, फिर उसका दुष्प्रभाव उसके पूरे रूटीन पर पड़ने लगता है। आज वर्तमान में जो इतनी सारी मानसिक बीमारी देखने को मिल रही हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी उसका आत्मविश्वास घटते चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप हमारी उस बायोलॉजिकल क्लॉक से अवश्य है। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपर होने के कारण हमारा शरीर अपने आप हमें इंडिकेशन देता है कि कब हमें भोजन करना चाहिए, कब हमें पानी पीना चाहिए। आप यदि अपने आप को देखें तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको भूख लगती है ना, जो टाइम सही होना चाहिए उसमें में लगती है। तो वो क्यों होता है, क्यों हमारी बॉडी वो इंडिकेशन देने लगती है? सिर्फ उस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण। प्रातः सवेरे 10 बजे अथवा 11 बज गया तो इंडिकेशन दे रहा है कि अब इसके लिए कुछ पेट्रोल दिया जाना चाहिए, फ्यूल दिया चाहिए गाड़ी के लिए। अब जिसकी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है तो वह सबका सब पूरा का पूरा सिस्टम ही है बदल जाता है। जैसे किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए
तो सॉफ्टवेयर गड़बड़ होते ही पूरा सिस्टम रुक जाता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में भी एक प्रकार से ऑटो मोड पे चलने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रॉपरली मेंटेन करता है। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक न केवल भोजन संबंधी अपितु नींद संबंधी भी प्रॉपर निर्देश देने वाला होता है। अब हमें यह समझना है कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे गड़बड़ाती है। तो हमारा शरीर एक पूरा का पूरा नेचर के अनुसार चलता है, प्रकृति के अनुसार चलता है। पूरी बॉडी जो एकदम रिजेंबल करती है इस नेचर को, इस नेचर में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी वाटर कंटेंट है। इस नेचर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश। हमारी बॉडी में भी जो हड्डियां हैं वो ठोस तत्व, पृथ्वी तत्व मानी जाती हैं। जो जल है, जलीय अंश है, वो जल तत्व है। हमारी जठराग्नि जो भोजन को पचाती है वो अग्नि तत्व है। वात, वायु जो पूरे शरीर में संचालित होती रहती है, वायु के कारण ही पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, तो वायु तत्व। और इसके अलावा हमारे शरीर में हॉलो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। कहाँ का खाली स्थान होता है? स्टमक है, कान के नाक है, मुक्का है, बहुत सारे खाली स्थान, हॉलो स्थान होते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है। एक प्रकार से वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड की रचना एक ही जैसी होती है। जब इस शरीर में किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होने लगता है तो वहाँ बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। प्रकृति में भी कोई तत्व अधिक हो जाए, जैसे बारिश अधिक हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं आने लगती है। गर्मी अधिक हो जाए, अग्नि तत्व बढ़ जाए तो अकाल पड़ता है, भुखमरी आने लगती है, जीव मरने लगते हैं। शीत अधिक पड़ जाए तो परेशानी आ जाती है। नहीं, कोई भी तत्व की अधिकता अथवा हीनता होते ही प्रकृति में भी प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, बीमारी, एपिडेमिक आदि फैलने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर में किसी भी तत्व का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन 5 तत्वों को पूर्ण रूप से बैलेंस बना करके रखना चाहिए। अथवा आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों को प्रॉपरली बैलेंस रखना चाहिए। यहाँ गड़बड़ी हो गई तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाती है। एक बार हमारा शरीर बीमार होना प्रारंभ कर देता है तो उसे व्यवस्थित ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रह पाए, हमें प्राप्त हो पाए, तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से हमारी सोच पर भी आधारित है, प्लस हमारी ईटिंग हैबिट पर आधारित है। हम क्या भोजन करते हैं, किस समय हम भोजन करते हैं, किस टाइप का भोजन करते हैं। इसके अलावा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी इस बॉडी के रिलैक्सेशन पर भी आधारित है। हम कितनी नींद लेते हैं और किस समय नींद लेते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर टाइम है जब सनराइज, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमें अपने आप जागृत कर देती हैं। सूर्यास्त होते ही वो रेज नहीं होती है तो अपने आप हमारा शरीर जो है उस रेस्ट मोड में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस समय हमारी बॉडी जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, मेलेटोनिन। वो मेलेटोनिन नींद के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अब जो व्यक्ति बहुत अधिक ब्लू लाइट एमिशन में रहेगा, ब्लू लाइट एमिशन मीन्स जैसे सनरेज में जो किरणें होती हैं
उसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी वाले रेज अदर सोर्सेस से भी प्राप्त होती हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अथवा आज वर्तमान में जो एलईडीज आने लगी हैं कम वॉट वाली, उनमें सबसे अधिक ब्लू लाइट एमिशंस होता है। और वो ब्लू लाइट एमिशंस हमारी बॉडी में सनसेट के बाद में जो प्रोड्यूस होने वाला मेलाटोनिन है उसे रोकने वाला हो जाता है। तो वो जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारा शरीर जो है नींद में आ ही नहीं सकता। जिन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है उस ब्लू लाइट में रहने की, जिन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करने की, लेट नाइट तक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर में लगे रहने की, असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, ऑफिस का काम करना है, तो उनकी बॉडी और उनकी आईज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं ब्लू लाइट एमिशन। अब जब ऐसा हो जाता है तो हमारा ब्रेन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होने जाता है उसे? क्योंकि उसको एक्सपोजर मिल रहा है ब्लू लाइट का। अब वो एक्सपोजर मिल रहा है तो उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी सनसेट के बाद मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने की, वो कर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उसको ये भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है कि अभी भी सनराइज है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी वाली रेज आप अदर सोर्सेज से आप उसको एक्सपोज किए जा रहे हो। तो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फिर अनिद्रा का, नींद नहीं आने का। विशेषकर आज की यंग जनरेशन अथवा आईटी प्रोफेशनल्स अथवा आज के वे लोग जो लेट नाइट तक मोबाइल में लगे रहते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है यदि हम प्रॉपर नींद चाहते हैं तो एटलीस्ट नींद के 1 घंटे पहले मेलाटोनिन एक्सपोजर आप उस ब्लू लाइट एमिशन से अपने आप को बचाएं। अर्थात एटलीस्ट 1 घंटे पहले उस स्क्रीन से आप कट ऑफ करना शुरू कर दें। यदि नहीं किया तो वो मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं और आपको प्रॉपर नींद आ ही नहीं पाएगी। अब जब नींद नहीं आएगी तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उसके साइड इफ़ेक्ट्स शरीर में होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे मन पे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अन्य जगह होने लगते हैं। तो हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, कॉर्टिसोल और डोपामाइन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगता है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। नींद प्रॉपर नहीं होने से उस व्यक्ति का स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा, तनाव उसे और अधिक प्रभावित करने लगेगा। ये तो हो गई मेंटल स्ट्रेस की बात। शारीरिक क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक होने लगता है। उसके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ की मात्रा अथवा उस ओर पहुंचने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये डॉक्टर्स लोगों ने रिसर्च करके बताया। हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, उसके अनुसार हम आपके पास सामने रखना चाहते हैं। इट रिड्यूसेस इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी जो इंसुलिन की आवश्यकता होती है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है वो रिड्यूस होने लगती है। क्यों? प्रॉपर नींद नहीं होने से और उस बायोलॉजिकल क्लॉक इम्बैलेंस होने से। हमारे ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट करता है? हमारा ब्रेन जो है यदि नींद प्रॉपर होती है, जिस समय व्यक्ति सोता है उस समय क्लीनिंग करना शुरू कर देता है, उन वेस्ट टॉक्सिन्स को अपने भीतर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति अच्छे से सोता है उस व्यक्ति के लिए क्या लाभ होता है? तो उसके लिए ब्रेन सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने टिश्यूज, सेल्स और मसल को रिपेयर करता है। यानी जो डीप गहरी निद्रा लेने वाला होता है अपने आप ब्रेन
उस मोड में आ जाता है, उन न्यूरॉन्स को रिपेयर करने वाला होता है, इन टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। और मसल इतना ही नहीं, हमारे शरीर में रहने वाला जो पृथ्वी तत्व है, अथवा यूं कहें हड्डियां हैं, उन बोन्स को भी स्ट्रेंथ कब मिलती है? जब प्रॉपर हम निद्रा लेते हैं। जब प्रॉपर निद्रा होती है तो उस व्यक्ति की मेमोरी पावर भी बढ़ने लगती है। मेमोरीज स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है, जो गहरी निद्रा को लेने वाला होता है। अब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम प्रेशर में आकर के रात तक लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, कल पेपर है और लेट नाइट तक टेंस्ड होकर के स्टडी करते हैं, तो वो इससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो ही हमारी वो मेमोरी बढ़ेगी, हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। और ओवर आप एक्सर्शन देंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, निद्रा नहीं लेंगे, तो ब्रेन की वो नर्वस सिस्टम और वो टिश्यूज़ जो रिपेयर होने थे वे रिपेयर नहीं होते हैं, तो वह हमारी मेमोरी को और रिड्यूस करने वाला हो जाता है। और क्या इफ़ेक्ट होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। क्योंकि हार्मोन्स ही होते हैं, कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, जो फील गुड हार्मोन्स माना जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन की और पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करने वाले होते हैं। ये तब होता है जब हम सही तरीके से नींद लेते हैं। क्योंकि नींद भी दो प्रकार की होती है। प्रारंभिक अवस्था में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो तुरंत गहरी नींद नहीं आती ना। कैसी नींद आती है? थोड़ी आ रही है, थोड़ी झपकी सी लग रही है, थोड़ी खुल भी जाती है, होता है ना ऐसा। तो वो अवस्था जो मानी जाती है, उस समय बॉडी तो थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ जाती है, लेकिन ब्रेन पूरा एक्टिव रहता है। इसलिए कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें नींद भी आ रही है और आवाज़ बाहर की सुनाई भी दे रही है। कौन क्या बात कर रहा है वो भी सुनाई तो देता रहता है, और ऐसा लगता है हम झपकी भी ले रहे हैं। तो दो तरीके से हमारा काम चलता है। शरीर रेस्ट मोड में आ जाता है, लेकिन ब्रेन उस समय एक्टिव मोड में रहता है। तो जो अर्ध निद्रा जैसी अवस्था होती है। जैन शास्त्रों के अनुसार नींद के 5 भेद किए हैं: निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानवृद्धि। प्रचला वो कहलाती है बैठे बैठे जे झपकी आने लगे। कब आती है आपको? सफ़र कर रहे हो, अच्छा प्रवचन सुन रहे, हाँ हाँ, जब बहुत थक जाता है अथवा रात में प्रॉपर नींद ना हुई हो तो माला फेरने बैठे और झूम बराबर झूम, हाँ सामायिक करने बैठे, झूम बराबर झूम। तो वो जो सामायिक में बैठे बैठे अवस्था में जो आ रहा है वो कहलाती प्रचला। पर दिमाग काम करते रहता है उस समय, सुन भी रहे हम और नींद भी आ रही है। पर एक स्टेज वो आती है प्रचला प्रचला। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे लोग हैं बैठे बैठे सो जाते हैं और उनके मुख से लार भी गिरते रहती है। वो थोड़ी गहरी डीप निद्रा वाली स्थिति है। तो बैठे बैठे होने वाली, जब सफ़र कर रहे हैं उस समय हो जाता है, यात्रा में हो जाता है। तीसरा भेद आता है निद्रा, यानी लेटे हैं लेकिन थोड़ी सी झपकी सी आ रही है, ड्राउजीनेस फील हो रहा है, पर अच्छे से नहीं आ रही। और जो चौथी नींद हो कहलाती है निद्रा निद्रा, अर्थात डीप स्लीप वाली स्थिति। वो हिलाओ तो भी नहीं उठता। वो कुछ बच्चे होते हैं ना, कितना भी हिलाओ उठते ही नहीं। तो वो सबसे हेल्दी स्टेज होती है, वो हमारी बॉडी को पूरा रिकवर करने वाली होती है। वो यदि नींद ना हो तो हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी की बोन्स और हमारी बॉडी के मसल जो हैं प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और पहली निद्रा भी उतनी ही आवश्यक होती है, वो हमारे ब्रेन को रीसेट करने वाली होती है। तो दोनों ही प्रकार की नींद जो होती हैं बहुत हेल्दी मानी जाती हैं। और जिसे नींद नहीं आती है, फिर उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, मन में सारी की सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं।
इरेगुलर जो स्लीप होती है, फिर उसको हायर स्ट्रेस लेवल हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल उसका बहुत बड़ा हुआ होगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने पर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज बहुत ज़्यादा होने लगता है, कॉर्टिसोल आदि। और जब नींद अच्छी होती है तो उस समय जो हार्मोन रिलीज होता है एंडोर्फिन, और दूसरा हार्मोन सेरोटोनिन, जो फील गुड यानी ग्रोथ हार्मोन माना जाता है, हमारे शरीर को भी मजबूती देने वाला, एक प्रकार से शरीर की ऑयलिंग करने वाला और सर्विसिंग करने वाला माना जाता है। जिसे नींद नहीं आती उसको एक दूसरी समस्या होने लगती है, उसका वेट बढ़ने लगता है ना, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जब नींद प्रॉपर नहीं होती है तो एक हंगर हार्मोन निकलता है, वो इच्छा पैदा करता है और खाना खाना, और दूसरा हार्मोन जो होता है जो ये संकेत देता है कि नहीं अब रुक जाओ पेट भर गया, वो बंद हो जाता है। तो उसे यही नहीं समझ में आता है कि मुझे कितना खाऊं। इस कारण ओवर ईटिंग की समस्या उसके साथ शुरू हो जाती है। देखा होगा आपने, कई लोगों को नींद नहीं आती, उनका वेट बढ़ा हुआ है, विशेषकर उनकी पेटी बहुत बड़ी हुई होती है, तो एक्स्ट्रा फैट वहीं डिपॉजिट होने लगता है। कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं, WHO ने प्रूव किया है कि जो प्रॉपर नींद नहीं होती है प्रोबेबल कैंसर कॉजिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, यानी उससे कैंसर होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। हार्ट की समस्या भी और इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। हार्ट स्ट्रोक्स का समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्योंकि ये हार्मोन जो है इसी समय रिलीज़ होते हैं, क्योंकि इरेगुलर स्लीप के कारण ये होता है। और नींद प्रॉपर नहीं होने के कारण फिर दिन में व्यक्ति को थकान सी लगती है, कोई काम कर रहा है तो उत्साह नहीं रखता, उसका मन भी नहीं लगता, होता है ना ऐसा। अब नींद प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही है? तो वो व्यक्ति अगेंस्ट नेचर जाकर के कार्य कर रहा है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट जाकर के कार्य कर रहा है। और आज बहुत ज़्यादा समस्या सबके बच्चों के साथ बढ़ते जा रही है, यंग जनरेशन के साथ बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो लेट नाइट स्टडी करते हैं और लेट नाइट काम करते हैं, आधी रात तक जागते ही रहते हैं। बोलते हैं कि सोना तो है, डॉक्टर कहते हैं 6 to 7 आवर्स सोना चाहिए, हम रात के 3 बजे जो सो जाएं, सवेरे 9-10 बजे तक सो जाएं, हमारे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद तो हो गई है। पर वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जिस समय प्रकृति ने आपको सोने के लिए कहा है, जिस समय आपका ब्रेन संकेत दे रहा था, जिस समय मेलेटोनिन प्रोड्यूस होना था, वो ना हो करके आप दूसरे साइकिल में आ गए। क्योंकि डीप निद्रा जो आती है उसी साइकिल में आती है जब NREM मोड में होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। और जब अर्ध निद्रा जैसी होती है तो रैपिड आई मूवमेंट होती है, यानी हमारी आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो घूमते रहती है बहुत तेज़ी से। तो ये वो भूल रहे हैं आज की जनरेशन, वो बोले हम सो तो रहे हैं, पर सो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन किस समय? देखें, ह्यूमन बींग को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति में रहने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो इस नेचुरल पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। पक्षी का वो ज्ञान कहाँ से आ गया, पशु को वो ज्ञान कैसे आ गया? संध्या काल होते हुए सारे पक्षी अपने नीड़ में अपने अपने घरों में चले जाते हैं, झाड़ में चले जाते हैं, और प्रातः काल होते ही अपने आप उठ जाते हैं, क्योंकि वो नेचर के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर्स नहीं होते, बीमारी नहीं पड़ते, उनकी बॉडी इस प्रकार की है कि प्रकृति के नियम को पालन करेंगे तो बीमारी नहीं पड़ रहे। अब अगेंस्ट नेचर जाकर के कार्य करेंगे तो बीमार अवश्य पड़ोगे। तो वो कुछ बात करते हैं यंग जनरेशन की, हमारी प्रोडक्टिविटी तो देखो हम कितनी है, हम लेट नाइट स्टडी करते हैं, हमें एकांत मिल जाता है तो उससे हम अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। आप कर रहे हो, लेकिन आप अपनी ही बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को मिसबैलेंस कर रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? एक शेड्यूल फिक्स करें प्रॉपर सोने का और सही समय उठने का, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन होना चाहिए। मॉर्निंग लाइट आपको मिलना चाहिए, यानी सनरेज आपको मिलना चाहिए। जब सनरेज हमें मिलती है प्रॉपरली तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल से अपने आप को बड़ी आसानी से बचा लेते हैं।
हमारी ब्रेन्स की वो नर्वस सिस्टम उस समय एक्टिवेट होने लगती हैं। तो सूर्य प्रकाश में आना चाहिए। अब 10 बजे उठेंगे तो कहाँ से उनको सूर्य प्रकाश मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। इवनिंग में मिड डिम लाइट होना चाहिए। डिम लाइट होती नहीं है, ब्लू लाइट एमिशन में बैठे हो। रात में कुछ भी ऐसा लिक्विड नहीं होना चाहिए, चाय है, कॉफ़ी है, जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है। वो आपके हार्मोन्स साइकिल को अव्यवस्थित बनाती है और उसके कारण फिर नींद प्रॉपरली नहीं आती है। तो क्या करना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार बड़ी अच्छी बात बताई गई है। रात्रि में सोने के पूर्व पैरों को धोकर, चेहरे को धोकर अच्छे से घी की मालिश करके सिर में, तलुए में, जिसे नींद नहीं आती वो और कुछ ना करे, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करे, प्राणायाम करके गहरी सांस लेके, और कुछ नहीं आता है तो ओम का ही उच्चारण कर ले, और कुछ नहीं आता तो आंख बंद करके शांति से सिर्फ बैठ जाए नेचर में। जैसे ही हम शांति से बैठने लगते हैं उसी समय हम उस अल्फा व्यू पैटर्न में आने लगते हैं। नहीं है तो जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो बीटा व्यू पैटर्न में ही रहते हैं। तो जो डीप निद्रा आती है, गहरी नींद जो आती है, वो अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा रेंज में जब व्यक्ति पहुंचता है। डेल्टा रेंज यानी डेल्टा रेंज कहलाती है कि बहुत गहरी निद्रा वाली अवस्था, और उसकी सेकंड रेंज होती है थीटा रेंज। वहाँ पे थोड़ी सी अर्ध निद्रा जैसी अवस्था होती है, सपने उसी में आते हैं। तो दोनों ही प्रकार की निद्रा बहुत आवश्यक है। तो जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेकर के रहता है तो वो हमेशा बीटा वेव फ्रिक्वेंसी में रहता है, ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग वाली उस रेंज में वो आ जाता है। तो ये ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग वाली रेंज हमेशा परेशान करती है। तो प्रॉपर निद्रा आने के लिए क्या करना चाहिए? एक सही साइकिल सेट करना चाहिए। ब्लू लाइट एमिशन से अपने आप को बचाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि सोने के 1 अथवा 2 घंटे पूर्व ही आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। थोड़ा सा ध्यान का आलम्बन लेना चाहिए और माइंडफुलनेस तरीके से रहना सीखो। यानी अपनी 5 ही सेंस का उपयोग प्रॉपरली करना सीखो। और कुछ होता है अथवा ना होता है तो मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉकिंग करो। तेज़ी से हम वॉक करते हैं, कोई भी व्यक्ति 15 से 20 मिनट भी वॉकिंग करने लगता है तो उस वॉकिंग का सबसे अच्छा इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली तैयार हो जाती है अपने आप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नींद नहीं आने के कारण उसका मेटाबॉलिज्म भी जो है अव्यवस्थित होने लगता है। होता है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं, अब हम तो नए ज़माने के हैं, हम तो लेट नाइट स्टडी करेंगे, लेट नाइट तक कंप्यूटर में काम करेंगे, उसी समय शांति मिलती है, उसी समय एकांत मिलता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है। बिल्कुल अपने आप को बचाओ, प्रकृति से सीखो, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों से सीखो। वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी वो उस साइकिल को अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मनुष्य पढ़ा लिखा होकर के, विवेकशील होकर के क्या हो गया? अच्छा सी बोलते थे पढ़े लिखे गंवार, है ना? पढ़े लिखे गंवार कौन कहलाते हैं? जो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी लीक से हट करके चलने की कोशिश करते हैं। तो आप यदि पढ़े लिखे हों तो अपने समझदारी का परिचय देना सीखो। लेट नाइट जग सकते हो लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडीज़ में, आपके स्टमक में, आपके इम्यून सिस्टम में, आपके हार्ट में, आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड में, आपके ब्रेन में और आपके फैटीग में कितना आपको भुगतना पड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचते हैं? सोना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि आपको निद्रा विजय करना है तो फिर योगियों की भांति हो जाए।
कुछ योगी ऐसे होते हैं वो ज़्यादा नहीं सोते, फिर भी वो फ्रेश बने रहते हैं। वो कैसे बने रहते हैं? सिर्फ ध्यान के आलम्बन से। यानी जो एकदम आनंद से जीता है, जिसका विपाक विषय धर्म ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, जिसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, स्वीकार का भाव अच्छा रहता है, लेट इट गो मेंटेलिटी को अपनाने वाला होता है, वह योगी जैसा हो जाता है। वो कम भी नींद ले ले तो फिर उससे कोई थकान नहीं होगी। तो जो एकदम आंखें बंद करके शांति से बैठ जाता है तो एक प्रकार से उतना ही बेनिफिट पा सकता है जो डीप निद्रा में लोग सो कर के पाते हैं। और वह योगी ध्यान में बैठ कर के अपने ब्रेन को और अपने मसल्स और बोन्स को उतना ही रिलैक्स कर पाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचते ही वो सीधी गामा फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाते हैं, 30 से 100 हर्ट्ज वाली रेंज में। तो जो एकदम अनकॉन्शियस जैसी स्टेट हो जाती है पर जागृति पूरी बनी रहती है उनकी, ऐसी वो अवस्था होती है। तो वो ध्यान के माध्यम से आती है। तो ध्यान के माध्यम से वो बहुत ऊर्जा पैदा होती है। विशेष रूप से जो लेट नाइट वर्क करते हैं अथवा नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। एक जैसा अपनी रूटीन ना बनाओ, चेंज करते रहो। हो सके तो रात में विश्राम करने की कोशिश अवश्य किया करें। उस प्रकार का आहार भी, भोजन भी है जो निद्रा को प्रॉपर लाने में सहायक होता है। अब बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तला हुआ है, गरिष्ठ है, लोगे तो निद्रा नहीं आएगी। सनसेट के बाद भोजन करोगे तो भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा, नींद की समस्या आने लगेगी। कहने का अभिप्राय है, जैन मेथडोलॉजी को जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है, जैन वे ऑफ लिविंग को जो अपनाने लगता है, जो भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व कहा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही वो काल होता है, वो भोजन का काल होता है ना, सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर ले और संध्या काल में लाइट भोजन करे, तो वो सनरेज उसके डाइजेशन में सहायक होती है और शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक होती है। तो इस मेथडोलॉजी को अपना लेगा, अपने आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मस्तिष्क भी उसका स्वस्थ रहेगा, निद्रा भी प्रॉपर आएगी और वो बहुत एक्टिव भी रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या करोगे? क्योंकि अब इसके माध्यम से हमारा मन स्वस्थ रहेगा। तो हमने जो बात पहले कही थी, तन का स्वास्थ्य मन के स्वास्थ्य पर आधारित है और मन का स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य पर आधारित है। तन के स्वास्थ्य में भोजन, तन के स्वास्थ्य में सही निद्रा, सही रेस्ट, या तो आप सोकर के कार पालो अथवा इतने अलर्टनेस अपने भीतर ला लो, इतने सरल हो जाओ, इतने सहज हो जाओ, हर बात को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करो, लेट इट गो वाली मेंटलिटी अपना लो। और ध्यान में यदि आप बैठ जाओगे तो बहुत कम निद्रा लेकर के भी आप उतने ही रिफ्रेश अपने आप को बना पाओगे। आचार्य भगवान जो हैं 1 बजे रात को उठ जाते थे और उनके चेहरे की कांति अपने आप दिखती थी, उनकी जागृति अपने आप समझ में आती थी, थकान बिल्कुल नहीं लगती थी। तो योगियों की ये पहचान होती है। तो जो सात्विक जीवन को अपना लेता है, सात्विक आहारचर्या को अपना लेता है, जैन पद्धति को अपना लेता है और अपने मन को प्रशस्त रखने के लिए विपाक विषय धर्म का अवलंबन लेता है, माइंडफुलनेस तरीके को अपने जीवन में अपनाता है, सब एक्सेप्ट करना सीख लेता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल भी घटा हुआ रहेगा, एंग्जाइटी भी घटी रहेगी और शारीरिक, मानसिक और मस्तिष्क का स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।